प्रिया पुलिस स्टेशन से निकलकर पैदल ही बाजार की तरफ जा रही थी। तभी अचानक कोई उसका हाथ पकड़कर खींचता है और एक कोने में ले जाता है। प्रिया उसे देखती है तो बुरी तरह घबरा जाती है। वो घबराई हुई आवाज में कहती है, तुम। ये वैभव था। वैभव कहता है, तुम कब तक मुझसे भागती रहोगी। प्रिया कहती है, देखो मेरी शादी हो चुकी है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। वैभव कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी शादी हो गई हो या नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की होकर भी नहीं रहने दूंगा। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम खुद मेरे पास आओगी या फिर मैं तुम्हारे ससुराल जाकर तुम्हें ले जाऊं। वैभव की बात सुन प्रिया बुरी तरह डर जाती है। वो कहती है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वैभव उसके बालों को खींचकर पकड़ लेता है और कहता है, उस 2 टके के रमेश में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? देखा था मैं कल रात को, वह तुमसे मिलने आया था। ऐसे कौन से हीरे जड़े हैं उसमें कि तुम एक दिन भी उसके बिना नहीं रह पाती। वैभव की बातें सुन प्रिया चौंक जाती है। वो कहती है, तुम्हें कैसे पता? वैभव कहता है, मैं 24 घंटे तुम पर नजर रखे हुए हूँ। उस दिन मैंने तुम्हारे घर पर पार्सल और बुके भेजा था। मैंने तुम्हें हिंट दिया था होटल आने के लिए, लेकिन तुम नहीं आई। आज मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम मुझे इग्नोर करोगी तो मैं सीधा तुम्हारे घर पहुँच जाऊंगा। प्रिया कहती है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। वैभव कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करता, बस मुझे जो चाहिए दे दो, तुम अपनी जिंदगी आराम से जियो। वैभव की बात सुन प्रिया के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी घबराहट अब गुस्से में बदल चुकी थी। वो वैभव की आंखों में देखती हुई गुस्से में कहती है, तुम्हें जो करना हो कर लो, तुम जो चाहते हो वह मैं कभी नहीं करूंगी। मेरे लिए मेरी इज्जत बहुत प्यारी है, मेरी शादी हो चुकी है और अब मेरा पति ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं तुम जैसे लफंगे के लिए अपने पति को कभी धोखा नहीं दे सकती। वैभव हंसता है और कहता है, जिस पति के लिए तुम इतनी सती सावित्री बन रही हो, क्या वह तुम पर विश्वास करता है? कभी तुमने जानने की कोशिश की कि वह इस लायक है भी है कि नहीं? मैं बताता हूँ, वह इंसान तुम पर जरा भी विश्वास नहीं करता और ना ही वह इस लायक है कि तुम उसके साथ इतनी वफादार बनो। तुम अग्नि परीक्षा दे दोगी तब भी वह तुम पर यकीन नहीं करेगा। प्रिया कहती है, मेरा पति कैसा है कैसा नहीं यह मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। वैभव फिर से हंसता है और कहता है, तुम जानती ही कितना हो उस आदमी के बारे में। तुम्हारे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ खेल चुका है, वाह न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी नरक बन चुका है। तुम मुझे लफंगा कह रही हो? हाँ मैं हूँ लफंगा, मुझे तुमसे प्यार हो गया इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, इसलिए तुम मुझे लफंगा समझती हो। कोई बात नहीं, समझती रहो, लेकिन तुम्हारा पति एक नंबर का घटिया इंसान है। अरे तुम्हें तो ये तक नहीं पता होगा कि तुम्हारा पति तुम्हारी बहन के साथ पता नहीं कितनी रातें बिता चुका है। वैभव की बात सुन प्रिया आपे से बाहर हो जाती है और वैभव को जोर से धक्का देती है, जिससे वैभव 2 कदम पीछे हो जाता है। वो गुस्से में आगे बढ़ती है और खींचकर वैभव को एक थप्पड़ मारती है। उसके बाद उसका कॉलर पकड़कर कहती है, खबरदार अगर अपनी जबान से रमेश जी के लिए एक शब्द भी और निकला तो। अरे रमेश जी की तो बात छोड़ो, तू तो मेरी बहन पर भी लांछन लगा रहा है जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं है। थोड़ी तो शर्म कर ले यार। वैभव उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़ाता है और अपने गाल को सहलाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मार, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो वहां से जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो वापस मुड़ता है और कहता है, मैं कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ। होटल गोल्डन प्लाजा में चली जाओ, वहां का सीसीटीवी देख लो या फिर सुहानी की फोटो दिखाकर वहां किसी से भी पूछ लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन कितना घटिया है। इतना कहकर वैभव तेजी से वहां से निकल जाता है। प्रिया उसे जाते हुए देखती रहती है। थोड़ी दूर जाकर वैभव अपनी बाइक पर बैठता है, बाइक चालू करता है और एक बार नजर उठाकर प्रिया को देखा है और फिर वह तेजी से वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद प्रिया काफी बेचैन हो गई थी, कहीं वैभव रमेश से कुछ कहना दे। अगर रमेश ने प्रिया का विश्वास नहीं किया और वैभव की बातों में आ गया तो। वैसे भी रमेश उस पर विश्वास नहीं करता, ऐसे में अगर वैभव ने कुछ भी किया तो रमेश तुरंत ही उसकी बातों में आ जाएगा।
ये सब सोच प्रिया काफी बेचैन हो गई थी। वह अपने पर्स से पानी की बोतल निकालती है और थोड़ा पानी पीती है। फिर उसे याद आता है कि वैभव कह रहा था कि सुहानी और रमेश के बीच रिश्ता था, वह होटल में मिलते थे। सुहानी अपना सर पकड़ लेती है। वो कहती है अगर सच में रमेश और सुहानी के बीच रिश्ता हुआ तो। फिर वह अपने आप से ही कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रमेश जी ऐसे इंसान नहीं है और सुहानी दीदी तो वरुण से प्यार करती थी। फिर वह रमेश से क्यों मिलेंगी, वह भी बिना किसी को बताएं। वैभव बकवास कर रहा है, ये सच नहीं हो सकता। क्या वैभव की सच थी? क्या सच में रमेश एक प्ले बॉय था? अब आगे क्या करेगी प्रिया, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। दूसरी कहानी। मम्मी की मृत्यु के बाद पिताजी बहुत अकेले हो गए थे। रुचिता के साथ राहुल मेरठ पहुंचा। 13वीं के बाद बच्चों का स्कूल और अपने बैंक आदि की बात कहकर जाने की जुगत गिराने लगा। पापा आप भी हमारे साथ इंदौर चलें, रुचिता ने कह तो दिया, किंतु उसका दिल आधा था। इंदौर में उनका 3 कमरों का फ्लैट था, उसमें पापा को भी रखना एक समस्या थी। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पापा ने जब अपना अंतिम फैसला सुनाया तो उनकी जान में जान आई। लेकिन पापा तो अस्वस्थ हैं, वे अकेले कैसे रहेंगे? रुचिता के प्रश्न ने राहुल को कुछ सोचने पर विवश कर दिया। उसे ननिहाल की रजनी मौसी की याद आई जो विधवा थी। उनकी एक लड़की थी, किंतु ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। भाई भावज ने भी खोजखबर न ली तो अपने परिश्रम से मजदूरी करके अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने लगी। राहुल ने ननिहाल में एक फोन किया और 2 दिन के अंदर रजनी मौसी मई पुत्री मेरठ हाजिर हो गईं। कृषिकाया अंदर को धंसी आंखों वाली रजनी मौसी के चेहरे पर नौकरी मिल जाने का नूर चमक रहा था। वे लगभग 40 वर्ष की मेहनतकश स्त्री थीं। बोली, मैं आपकी माँ को दीदी कहा करती थी, रिश्ते में आपकी मौसी हूँ। इस घर को अपना मानूंगी और जीजाजी की सेवा में आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप चाय नाश्ता बनाएंगी, खाना दवा देखभाल आप करेगी, महरी बाकी झाड़ू पोछा बर्तन कर ही लेगी। पगार कितनी लेंगी? रुचिता ने पूछा। मौसी भी कह रही हैं और पगार पूछकर शर्मिंदा भी कर रही हैं। हम माम बेटी को खाने रहने का ठौर मिल गया, और क्या चाहिए? जो आपकी इच्छा हो दे दीजिएगा। रुचिता चुप हो गई। बात जितने कम में तय हो उतना अच्छा। राहुल के चेहरे पर भी संतोष था। उसका कर्तव्य था पापा की सेवा करना, किंतु वह असमर्थ था। अब कोई मामूली रकम में उस कर्तव्य की भरपाई कर रहा था। पापा गमगीन थे। एक तो पत्नी का शोक, ऊपर से बेटा बहू बच्चे सब जा रहे थे। रुचिता ने धीरे से राहुल के कान में कहा, मम्मी की अलमारी में साड़ियाँ जेवर व दूसरे कीमती सामान रखे हैं। पापा अब अकेले हैं, घर में बाहर के लोग भी रहेंगे, सो हमें उसकी चाबी ले लेनी चाहिए। पापा अलमारी की चाबी कभी नहीं देंगे। अचानक तुम्हें जेवर कपड़ों की चिंता क्यों होने लगी? धैर्य रखो, सब तुम्हें ही मिलेगा, राहुल मुस्कुरा कर बोला। बीच बीच में आने की बात कहकर राहुल रुचिता इंदौर रवाना हो गए। इंदौर में भी वे पापा घर, अलमारी, बैंक के रुपयों, प्रॉपर्टी की बातें करते रहते। उन्हें चिंता होती। चिंताग्रस्त होकर वे फिर मेरठ रवाना हो गए। लगभग 1.5 महीने में यह उनकी दूसरी यात्रा थी। घर के बाहर लॉन साफा सुथरा था, सारे पौधों में पानी डाला गया था, कई नए पौधे भी लगाए गए थे। दरवाजा खुलने पर रजनी मौसी ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। आइए, आपका फोन मिला था। कुछ ही देर में मिठाई पानी लिए फिर हाजिर हुई। पूरा घर साफ सुथरा सुव्यवस्थित था। उसकी लड़की ने चाय बनाने से पहले सूचित किया, बड़े साहब सो रहे हैं। रुचिता ने माम बेटी का निरीक्षण किया। दोनों ने बैया कपड़े पहने थे, बाल भी सुंदर तरीके से सेट थे। रजनी ने चूड़ियों टॉप्स के साथ बिंदी वगैरह भी लगाई हुई थी। तुम्हारी मौसी का तो कायाकल्प हो गया, रुचिता फुसफुसाए। भूखे नंगे को सब कुछ मिलने लगेगा तो कायाकल्प तो होगा ही, राहुल ने मुंह बनाकर कहा। दोनों असंतुष्टों की तरह चाय पीते पापा के जगने का इंतजार करते रहे। पापा को देखकर उन्हें और आश्चर्य हुआ। वे पहले से अधिक स्वस्थ और ताजादम लग रहे थे। पहले के झुके झुके से पापा अब सीधे तनकर चल रहे थे। मम्मी के जाने के बाद हंसना भूल गए। पापा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बड़ी जल्दी मिलने चले आए? अब आप अकेले हो गए हैं तो हमने सोचा। अकेले कहाँ, रजनी है, उसकी लड़की सरला है,
उसको यहीं इंटर कॉलेज में डाल दिया है, शाम को 1 घंटा पढ़ा दिया करता हूँ, तेज है। पापा सरला का गुणगान करते रहे, फिर उसे पढ़ाने बैठ गए। रजनी मौसी सबके चाय नाश्ते के बाद रात के खाने में जुट गईं। सब कुछ ठीक चल रहा था, किंतु राहुल, रचिता असंतुष्ट मुखमुद्रा में बैठे थे। वे पापा के किसी काम नहीं आ पा रहे थे और अब उनको इनकी कोई जरूरत भी नहीं रही। रात को पापा सीरियल्स देखते हुए रजनी से उसके बारे में पूछताछ करते खूब हंसते रहे। सरला से पढ़ाई संबंधी बातें भी करते रहे। जीवन से निराश पापा को जीने की वजह मिल गई थी। रात में खाना खाते समय सब चुपचाप थे। खाना स्वादिष्ट और मिर्च मसाले रहित था। रजनी मौसी एक एक गरम रोटी इसरार से खिलाती रहीं, अंत में खीर परोसी गई। पापा संतुष्ट एवं खुश थे। राहुल, रचिता संदेहास्पद दृष्टि से रजनी को घूर रहे थे। रात में टीवी कार्यक्रम की चर्चा रजनी और सरला से करते पापा कई बार बेटे बहू की उपस्थिति ही भूल गए, नाती पोतों का हालचाल भी नहीं पूछा। रात में सोते समय राहुल बोला, यदि हम उसी समय अपने साथ पापा को ले चलते तो आज वे इस तरह माम बेटी में इन्वॉल्व ना होते। अरे यहाँ क्या बुरा है, स्वस्थ हट-टेकटे हैं, खुश हैं, वहाँ 3 कमरों के डब्बे में कहाँ एडजस्ट करते इन्हें। रचिता बोली, तुम मूर्ख हो, तुमसे बहस करना बेकार है। अब मामला हमारे हाथ से निकल रहा है, मुझे ही बात आगे बढ़ानी होगी। बात क्या बढ़ाओगे? अरे तुम ही न कहती थी इस बंगले को बेचकर इंदौर में अपने फ्लैट के ऊपर एक शानदार फ्लैट बनाओगी और बाकी रुपया बच्चों के नाम फिक्स कर दोगी। हाँ, लेकिन अब ये कहाँ संभव है। अब पापा दिन प्रतिदिन स्वस्थ होते जा रहे हैं, उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा में तो हमारी उम्र बीत जाएगी। उन्हें इंदौर ले चलते हैं। जैसा तुम उचित समझो, मैं एडजस्ट कर लूंगी, रचिता बोली। उसे सास की अलमारी की भी चिंता थी जिसमें कीमती गहने और अन्य महंगे सामान थे। उसे उन्हें देखने भालने की प्रचुर इच्छा थी, किंतु सासुमां के रहते इच्छा पूरी नहीं हुई और अब भी स्थितियां प्रतिकूल हो रही थीं। अगले दिन दोनों ने रजनी मौसी का सेवाभाव देखा। नाश्ता, खाना, पापा के सारे कपड़े, बेडशीट, तौलिया आदि धोना, पापा के पूरे शरीर और सिर की जैतून की तेल से घंटे भर मालिश करना। उस दौरान पापा के चेहरे पर अपरिमित सुख शांति छाई रहती थी। तुरंत गुनगुने पानी से स्नान, जिसमें मौसी पूरी मदद करती। फिर उनका हल्का नाश्ता करना, यानी चपाती, सब्जी, ताज़ा मट्ठा आदि। किंतु रजनी मौसी ने राहुल अर्चिता के लिए अलग से देशी घी का हलवा और पोहा बनाया था। सब ने मजे लेकर खाया। राहुल समझ गया था कि पापा के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार का कारण क्या है। वह उनकी इतनी सेवा कभी कर ही नहीं सकता था, तब भी हिम्मत जुटाकर उसने शब्दों द्वारा पापा को बांधने का प्रयास किया। पापा, आप यहाँ कब तक दूसरों की दया पर निर्भर रहेंगे? हमारे साथ इंदौर चलिए, वहाँ नाती पोतों का साथ मिलेगा, सब साथ रहेंगे। मैं किसी की दया पर निर्भर नहीं हूँ। रजनी काम करती है, उसका पैसा देता हूँ। वहाँ तुम्हारा घर छोटा है, तुम लोग मुश्किल में पड़ जाओगे। इसलिए तो अपने फ्लैट के ऊपर एक और वैसा ही फ्लैट बनवाना चाहता हूँ, राहुल ने कहा। बिल्कुल बनवाओ, पापा ने कहा। इस बंगले को बेचकर जो रकम मिलती उसी से फ्लैट बनवाता यदि आप हम लोगों के साथ चलकर रहते। मैं अपने जीते जी यह बंगला नहीं बेचूंगा। तुम लोन लेकर अपने बलबूते पर फ्लैट बनवाओ। आखिर बैंक ऑफिसर हो, अच्छा कमाते हो, लेकिन 2 घरों की देखभाल, उसकी चिंता तुम मत करो। एक आशा खत्म होने पर राहुल व्यग्र हो गया। कम से कम अलमारी की चाबी ही दे दीजिए। रचिता अपने साथ मम्मी के गहने और जेवर ले जाना चाहती है। तुम्हारी पत्नी के पास कपड़ों गहनों का अभाव तो नहीं है, कम से कम मेरे मरने की प्रतीक्षा करो। राहुल, रचिता मायूस होकर इंदौर लौट आए। रास्ते में रचिता बोली, पापा कहीं रजनी मौसी से प्रेम का चक्कर तो नहीं चला रहे। राहुल को रचिता की बातें स्तरहीन लगी, किंतु वह चुप रहा। अगली बार वे बच्चों सहित जल्दी ही मेरठ पहुंचे। वहां रजनी को मां की साड़ी और गले में सोने की जंजीर पहने देख उन्हें शक हुआ। अच्छे खानपान से शरीर भर गया था, वे सुंदर लग रही थीं। उनकी लड़की अच्छी शिक्षा दीक्षा के कारण संभ्रांत और सुरुचिपूर्ण लग रही थी। आप में बड़ा परिवर्तन आया है रजनी मौसी, राहुल बोला। उस वक्त पापा वहां न थे। कैसा परिवर्तन? वैसी ही तो हूँ, रजनी ने विनम्रता से कहा। आप कामवाली कम,
घरवाली ज्यादा लग रही हैं। ऐसा कहकर पाप का भागी न बनाएं, हम तो मालिक की सेवा में प्राणपण एक किए रहते हैं। कभी भी इनाम मिल जाता है। रजनी मौसी ने उनके घृणास्पद आक्षेप को भी अपनी विनम्रता से ढकने का प्रयास किया। राहुल और चिता के ईर्ष्या संदेह से दग्ध हृदय को तनिक राहत मिली, किंतु पापा राहुल की स्वार्थपूर्ण योजनाओं, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति की बातों से चिढ़ गए। बोले, बेटा, बाप की मृत्यु के बाद ही तो बेटे की ताजपोशी होती है। तू तो मेरे जीते जी ही व्यग्र हुआ जा रहा है। राहुल कैसे कहता जीर्ण शीर्ण कुम्हलाए पापा को रजनी मौसी अपने परिश्रम से दिनों दिन स्वस्थ प्रसन्न करती जा रही हैं। दूर दूर तक उनकी मृत्यु के आसार नजर नहीं आ रहे थे और उसके गाड़ी वाड़ी बैंक बैलेंस आदि के सपने धराशायी हो गए थे। पापा के जीवित रहते ही उन्हें हथियाना चाह रहा था तो पापा के अड़ियल रवैये से वह सब संभव नहीं लग रहा था। रात के खाने के बाद साधारण बातचीत ने झगड़े का रूप ले लिया। राहुल अपनी असलियत पर उतर आया, बोला, पापा, कहीं अब दूसरी शादी के चक्कर में तो नहीं है? यदि ऐसा है तो इससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। पापा की बोलती बंद हो गई। वे हक्के बके इकलौते पुत्र का मुंह देखते रह गए, लेकिन फिर जल्दी ही संभल गए। बोले, आज तुझे अपना पुत्र कहते लज्जा का अनुभव होता है। एक निस्वार्थ स्त्री जिसने तेरे मरते हुए बाप को आराम और सुख के 2 पल दिए, उसे तूने गाली दी, साथ ही अपने जन्मदाता को शर्मसार किया। मैं तुझे एक पल यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुबह होते ही अपने परिवार सहित यहाँ से कूच कर जाओ। ऐसे पुत्र से तो निसंतान होना बेहतर है। पापा के रुख को देखकर राहुल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अगले ही दिन वे इंदौर लौट गए। फिर 1 वर्ष तक उसने मेरठ का रुख नहीं किया। रजनी मौसी स्वयं फोन करके पापा की खबर देती रहती थीं। एक दिन पता चला पापा बाथरूम में गिर गए हैं और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है। राहुल एक दिन के लिए आया अवश्य, किंतु कूल्हे की हड्डी के ऑपरेशन के कारण उन्हें हाई डोज एनेस्थीसिया दी गई थी, सो पापा से भेंट नहीं हुई। ऑपरेशन के बाद राहुल अगले ही दिन लौट आया। उसका एक वकील मित्र था मनमोहन। उसने और रजनी मौसी ने बढ़ चढ़कर पापा की सेवा की, इसलिए राहुल निश्चित भी था। चूंकि मनमोहन पापा की प्रॉपर्टी और धन की देखभाल करता था, इसलिए राहुल उससे संपर्क बनाए रखता था। पापा फिर बिस्तर से उठ नहीं पाए। वे बिस्तर के होकर रह गए थे। रजनी, मनमोहन ने राहुल, रचिता को आने के लिए कहा, किंतु उन्होंने बच्चों की परीक्षा और अन्य व्यस्तताओं का बहाना बनाया। अंत में उन्हें पापा की मृत्यु का समाचार मिला और राहुल पत्नी व बच्चों सहित तुरंत मेरठ पहुंच गया। वहां पिता के निस्पंद शरीर को देखकर उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। लोग रजनी मौसी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि उसने जितनी पापा की सेवा की वह घर का सदस्य नहीं कर सकता था। किंतु राहुल कुछ सुन नहीं रहा था। एक अजीब सा भाव उसके मन मस्तिष्क और शरीर में छाया था, गुरुतर भाव, सब कुछ मेरा। मैं इस घर, खेत खलिहान, बैंक बैलेंस सबका मालिक। मेरे ऊपर कोई नहीं, जो इच्छा हो करो। कोई डांडपट, आदेश, अवज्ञा नहीं। राहुल को लगा कि वह सिंहासन पर बैठा है और उसकी ताजपोशी हो रही है। यह एहसास नया नहीं था। एक पीढ़ी के गुजर जाने के बाद दूसरी पीढ़ी के बड़े को यह सत्ता सुख हमेशा ही ऐसा आनंदित करता है। तब बच्चे बुजुर्गों की मृत्यु से दुख नहीं वरन संतोष का अनुभव करते हैं। अचानक उसकी वक्र दृष्टि रजनी मौसी पर पड़ी। उसने धीरे किंतु विषपूर्ण स्वर में कहा, 13वीं के बाद तुम मां बेटी को मैं एक क्षण यहाँ नहीं देखना चाहता। इस तरह पिता की मृतदेह की उपस्थिति में उसने रजनी मौसी, जिसने उसके और रचिता के कर्तव्यों का बखूबी निर्वाह किया था, का पत्ता काट दिया। मनमोहन ने कुछ बोलने का प्रयास किया, किंतु उसने इशारों से उसे चुप करा दिया। वो अंतिम संस्कार के पूर्व किसी प्रकार का तमाशा नहीं चाहता था। रजनी चुपचाप रोती रही। अंतिम संस्कार के बाद राहुल की महत्ता जैसे और बढ़ गई। पिता को मुखाग्नि देकर वह समाज के संभ्रांत लोगों के बीच बैठा दीन दुनिया की बातें करता रहा। उनके जाते ही उसके भीतर शांत बैठा परिवार का मुखिया फिर जाग गया। वह मनमोहन से पिता की संपत्ति का ब्यौरा लेने लगा और रजनी मौसी को अगले ही दिन जाने का आदेश सुना दिया। मनमोहन ने उसे समझाया, राहुल रुक जाओ, 13वीं तो हो जाने दो। बिल्कुल नहीं, तुम्हें नहीं पता, इस स्त्री के कारण ही मेरे पिता मुझसे दूर हो गए।
मुझे अंतिम समय कुछ न कर पाने का पितृकज चढ़ गया। किंतु रजनी मौसी ने अथक परिश्रम तो किया, तो कम से कम 13वीं की रस्म। कैसी 13वीं? उसके लिए हम फिर आएंगे। इतनी लंबी छुट्टी ना मुझे मिलेगी ना बच्चों को स्कूल से, पर उसके पूर्व मैं घर लॉक करके जाऊंगा, लॉकर से गहने निकलवा लूंगा, रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लूंगा, घर, अलमारी के कीमती सामान ठिकाने लगा दूंगा। किंतु तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, भला कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारे पिता की वसीयत। उन्होंने 13वीं के दिन मुझसे वसीयत पढ़ने को कहा था, किंतु तुम्हारी जल्दबाजी के कारण आज ही मुझे तुमको बताना है कि यह घर वे रजनी मौसी के नाम कर गए हैं। बैंक के रुपयों का 50% वे किसी अनाथाश्रम को देकर गए हैं और बाकी 50% तुम्हारे बच्चों के नाम कर गए हैं, जो उन्हें बालिग होने पर मिलेगा। अलमारी और लॉकर के जेवर वे तुम्हारी पत्नी को देकर गए हैं। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो विस्मय से मुंह खोले मनमोहन को ताकता रहा। स्त्री पुरुष का केवल एक ही रिश्ता नहीं होता। तुमने उन पर, एक वृद्ध व्यक्ति पर चरित्रहीनता का आक्षेप लगाकर अंतिम समय में उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया, जिसका तुम्हें पश्चाताप करना होगा। मनमोहन ने अपनी वाणी को विराम दिया और उसे हिकारत से देखते हुए चला गया। सिसक सिसक कर रोती रजनी के सामने आंखें उठाने की हिम्मत नहीं रह गई थी राहुल में। वो वैसे ही सिर झुकाए बैठा रह गया। आपके एक लाइक और सपोर्ट से प्रेरणा मिलती है। सब्सक्राइब करना न भूलें।